नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 12 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों के अंतर्गत आती है। हमारी इकाई है जनसंचार, माध्यम और लेखन। अध्याय 5, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष लेखन किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आर्थिक पत्रकारिता के बारे में, जिसमें हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था किस प्रकार दालों के भाव बढ़ते हैं, मंडी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। आज हम बच्चों जो सोना, जो कि एक धातु होती है, उसकी कीमतों का जो विश्लेषण है, उसके ऊपर यहाँ एक विशेष लेखन के रूप में एक फीचर लिखा गया है। उस फीचर को हम यहाँ देखेंगे। मान लो धातुओं के बारे में हमको, ये आर्थिक पत्रकारिता है, इसमें मान लो हमको धातु की कीमत के बारे में बताना है। आजकल सबसे महंगी धातु, आजकल क्या शुरू से ही चली आ रही है, सबसे महंगी धातु सोना है। तो उसके बारे में जो लिखा गया है विशेष लेखन, उसकी बारीकी को हम यहाँ एक फीचर के रूप में विश्लेषण करेंगे। तो देखो बच्चों, नित्य नया शिखर और नया निखार। सोना है जो उसकी कीमतों में प्रतिदिन निखार आ रहा है। निखार आने से मतलब प्रतिदिन उसकी कीमत बढ़ रही है। रुपए की कीमत कम हो जाती है, सामान की कीमत कम हो जाती है, लेकिन धातुओं की कीमत में सोना जो धातु है, इसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। आजकल धातुओं का बहुत महत्व है, क्योंकि औद्योगिकरण का क्या दौर चल रहा है, इसलिए धातुओं की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार तेल की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोलियम तेल जो कि ईंधन के रूप में काम आता है, उसकी कीमत बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार धातुओं में सोना, चांदी, इस्पात और जिंक, तांबा, इनकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। तो हम यहाँ क्या है, आज सोने के बारे में पढ़ेंगे कि सोना है जो किस प्रकार दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छूता जा रहा है, उसका हम यहाँ एक विश्लेषण करेंगे। और उसमें जो निवेशक हैं, जो निवेश करते हैं सोने में, और बाकी जो आम जनता होती है, सामान्य लोग होते हैं, वो किस प्रकार सोने को खरीद करके और अपना मतलब जब उनका कठिन समय आता है तो उसका किस प्रकार वो उपयोग करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। सन 2005 और 2006 में शेयर बाजार की स्थिर गति से मझोले निवेशक भले ही इस दुविधा में रहे हो कि कौन सा शेयर या म्यूचुअल फंड खरीदें, लेकिन अब उन्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखो बच्चों, एक समय था जब सोने का भाव क्या था, 100 रुपये प्रति 10 ग्राम था। लेकिन धीरे धीरे इस सोने का भाव इतना अधिक बढ़ा कि जब 2005 और 2006 आया तो उस समय में शेयर बाज़ार में क्या हुआ, स्थिर गति आ गई। क्या हुआ, एकदम स्थिरता आ गई। शेयर बाज़ार में उछाल नहीं था, ज़्यादा कुछ विकास के कार्य नहीं हो रहे होंगे, या ज़्यादा कुछ मतलब देश में काम नहीं हो रहे, या विदेशों में भी ज़्यादा कुछ गति नहीं आ रही। तो उससे क्या है, मझोले निवेशक, जो बीच के मध्यम वर्ग के जो निवेशक होते हैं, वो इस दुविधा में हो गए कि कौन से शेयर या म्यूचुअल फंड खरीदें, मतलब जिससे उनको मुनाफा हो सके। लेकिन अब उन्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा मुनाफा तो उनके बैंक लॉकर या बेडरूम की अलमारियों में बंद चमकदार पीली धातु दे रही है। पहले क्या था, सोने की कीमत हालांकि थी पर इतनी ज़्यादा नहीं थी। जो शेयर्स में निवेश करने वाले लोग थे, जब शेयर्स में स्थिरता आई तो उन लोगों को थोड़ी चिंता हुई कि अब हम क्या करें। लेकिन अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा मुनाफा किससे मिलता है, इस पीली धातु से, जो कि बैंक लॉकरों या बेडरूम की अलमारियों में बंद ये चमकदार पीली धातु जो मुनाफा दे रही है, यानी इसमें हम निवेश कर सकते हैं। आखिर सोने की कीमत 2005 में 18% बढ़ी, तो इस साल जनवरी से मई तक ही उसमें 31% का और इजाफा हो गया। यानी सोने की कीमत है जो लगातार ऊंचाइयां छू रही है। आज जो हमारा शुद्ध सोने का जो भाव है, हम वो 50,000 प्रति 10 ग्राम मानते हैं। इसके अलावा देखो बच्चों, सोना है जो कैरेट के हिसाब से भी इसमें भाव होता है कि 24 कैरेट का सोना किस भाव से होगा, 22 का किस भाव से होगा, 18 कैरेट का सोना किस भाव से होगा, और अब 14 कैरेट का सोना भी आने लगा है। आज जो 24 कैरेट सोना है उसका भाव 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। यानी कि 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम में हम यदि कोई जेवराती सोना अलग होता है, बाकी जो सोने की मतलब जो टिकियाँ आती है या बिस्किट जिनको हम कहते हैं, उनके भाव अलग होते हैं, क्योंकि उनमें बिल्कुल शुद्ध सोना होता है। और जेवराती सोने में कुछ मिलावट करके और उसको बनाया जाता है, ताकि उसमें जो गहने बनते हैं या जेवर बनते हैं, वो जिनकी डिज़ाइन है वो उसमें टिक सके। तो यहाँ लेखक ये बता रहा है, इसका मतलब सोने का विश्लेषण करते हुए, कि सोने की कीमत 2005 में 18% बढ़ी, तो इस साल जनवरी से मई तक उसमें 31% का और इजाफा हो गया। यानी 31% उसमें क्या हो गया, तेजी आ गई। कुल मिलाकर पिछले 5.5 साल में इसकी कीमत में 150% इजाफा हुआ। और ख़ास बात यह है कि इस धातु की चमक फीकी पड़ती ही नज़र नहीं आ रही। मतलब लगातार इसमें क्या हो रही है, इसमें
मतलब कि तेज़ी आ रही है, तेज़ी आ रही है मतलब ये लगातार महंगा होता जा रहा है। ये धातु है जो लगातार महंगी होती जा रही है, फिर भी इस धातु की चमक फीकी पड़ती नहीं दिखाई दे रही है। लोग तब भी सोना खरीदते हैं। खास करके भारत में क्या है, विवाह हो, शादी हो या कोई उत्सव हो, मांगलिक अवसर हो, उस पर सोने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और मांग भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। आभूषणों के मालिकों को यह एहसास हो या न हो, आभूषण खरीदारों को यह इल्म निश्चित रूप से है कि पिछले दिनों शादियों का सीजन जब जोरों पर था तो देश भर के आभूषण निर्माता अपने कलेक्शन को नए सिरे से डिजाइन करने में लगे थे। आभूषण के जो मालिक हैं उनको तो ये एहसास हो या ना हो, लेकिन जो आभूषण खरीदार होते हैं, आम जनता जो खरीदती है, विवाह शादी और जो भी मतलब मांगलिक अवसर होता है, उन पर क्या होता है, जब ये सीजन आता है तो ये क्या इसकी खरीदारी जोरों पर होती है और देश भर के आभूषण निर्माता अपने कलेक्शन को नए सिरे से दिखाते हैं ना। आप देखो, इसका भी मेला लगता है, एक स्वर्ण आभूषणों का भी एक मेला लगता है, तो उसमें क्या नए सिरे से नए कलकत्ता डिजाइन, मुंबई डिजाइन, जयपुर डिजाइन, अलग अलग डिजाइन के इसमें जो आभूषण बिकते हैं वे हल्के वजन के गहने बना रहे थे ताकि खरीदार की जेब पर अधिक भार ना पड़े, क्योंकि सोने का भाव बहुत अधिक है इसलिए हल्के वजन के बना रहे हैं। यानी सोने का सोना, और मतलब हमारे पास गोल्ड भी हो जाता है, सोना भी खरीद लेते हैं हम और हमारी जेब पर भी अधिक भार नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि सोना बहुत महंगा है। अगर हम अधिक भार का खरीदेंगे, अधिक वजन या अधिक ऊंचे कैरेट का खरीदेंगे तो क्या होगा, उसे हमारी जेब पर अधिक भार पड़ेगा, यानी ग्राहकों की जेब है जो उसके ऊपर बहुत अधिक भार आ जाएगा। इससे इस नतीजे पर न पहुंच जाइए कि बढ़ती कीमतों से खरीदारों की कतारें छोटी हो गई है। पिछले साल भारत को सोने की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए 750 टन सोना आयात करना पड़ा और यह मांग 2004 के मुकाबले 100 टन अधिक बढ़ गई थी। अब देखो बच्चों, ये नहीं सोचना चाहिए कि सोने के भाव बढ़ रहे हैं तो खरीदार कम हो गए। आज भी आप सोने के जो आभूषणों के शोरूम है उन पे आप जाकर देखिए, उतनी की उतनी भीड़ लगी हुई है। कि इससे क्या है, इस नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए कि बढ़ती कीमतों से खरीदारों की कतारें छोटी हो जाएगी। खरीदार तो खरीदेंगे। शादी विवाह के अवसर पर चाहे कितना भी गरीब से गरीब आदमी हो, वो भी अपनी पुत्री को या अपने विवाह अवसर पर जो भी मांगलिक कार्यक्रम है उसमें अवश्य सोना खरीदेगा, चाहे वो हल्के से हल्का खरीदे। पिछले साल भारत को सोने की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए भारत में इतना सोना खरीदा जाता है लोगों के द्वारा कि हमारे देश का जो सोना है, हमारे यहाँ दक्षिण भारत में कोलार में सोने की खाने, हमारे देश का जो सोना है वो हमारे देशवासियों को कम पड़ जाता है और उसकी मांग पूरी करने के लिए 750 टन सोना आयात करना पड़ा, यानी भारत को विदेशों से मंगाना पड़ा। और ये मांग 2004 के मुकाबले 100 टन अधिक बढ़ गई थी। 2004 में जितना सोना था वो हमारे देश से हमारा काम चल रहा था, लेकिन 2004 के मुकाबले 100 टन अधिक इसकी मांग बढ़ गई। 100 टन सोना भारत के लोगों को और अधिक चाहिए था। विश्व स्वर्ण परिषद, देखो सोने के ऊपर जो सोना धातु है उसकी एक विश्व स्वर्ण परिषद बनी हुई है को इसमें इस साल कोई नाटकीय बदलाव आने की उम्मीद नहीं है कि भाई सोने की कोई दाम गिरेंगे या इसमें सोने की खरीदारी में कोई कमी आएगी। इस तरीके का कुछ भी नहीं होने वाला। हालांकि इसके दाम बढ़ेंगे, इसमें तेज़ी भी आएगी, इसमें उछाल भी आएगा और लोग इसको और भी अधिक मात्रा में खरीदेंगे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है, शुरू से ही सोने में निवेश करते आए भारतीयों की इसके महत्व में पूरी आस्था है। खास करके भारत में लोग क्या करते हैं, सोने में पूरी आस्था रखते हैं, सोना खरीद करके घर में रखते हैं कि समय आने पर, क्योंकि सोने की कीमतों में कभी भी कमी नहीं आई है। हर चीज़ की कीमत में गिरावट आ सकती है लेकिन सोने की कीमत में कभी भी गिरावट नहीं आती। सोने की कीमत सदैव बढ़ती है। इसलिए भारतीय जो लोग हैं, यदि हम प्रत्येक भारतीय के घर से सोना निकालें तो हमारा देश बिल्कुल सोने से पीला हो जाए। हम हर भारतीय के घर में बहुत सोना है। और भारत के जो लोग हैं उनका क्या है, उन्होंने अपना मन बना रखा है इस चीज़ को। वो जानते हैं कि यदि हम इसमें निवेश करेंगे, सोने में निवेश करेंगे तो हम कभी भी गरीबी की रेखा पर नहीं जाएंगे। हालांकि हर किसी के पास घरों में भारत में सोना पाया जाता है कि शुरू से ही सोने में निवेश करते आए भारतीयों की इसके महत्व में पूरी आस्था है सोने में, लिहाजा वे इसमें निवेश करते रहेंगे। क्या करेंगे? निवेश करते रहेंगे। सरकार बहुत सारे मतलब वो निकालती है, पॉलिसी निकालती है, LIC ले लो, ये कर लो, वो कर लो, म्यूचुअल फंड ले लो, ये कर लो। लेकिन क्या करते हैं, भारत के जो लोग हैं वो पीली धातु में विशेष विश्वास रखते हैं और उसमें सदैव निवेश करते आए हैं। यानी अपने पैसे से वो सोने को खरीदते हैं और अपने घरों में उसको रखते हैं। समय आने पर वो उस सोने को बेच करके काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि सोने की कीमत कभी भी गिरती नहीं है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि साल के अंत तक सोने की कीमतें 12,000 रुपये प्रति 10 ग्राम को छूने लगेगी। बच्चों, ये पहले का लेख लिखा हुआ है। अब तो सोने का भाव 50,000 है। तो लोगों ने क्या किया, सोना खरीद के रखा, क्योंकि उनको पता था कि साल के अंत तक सोने की कीमतें 12,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो जाएगी। यानी एक 10 ग्राम सोना है वो 12,000 रुपये में आएगा। अन्य संपत्तियों के विपरीत सोने का निवेशक और उपभोक्ता दोनों ही खरीदते।
बाकी संपत्ति जैसे कोई ज़मीन खरीदता है, कोई मतलब तरह तरह के बॉन्ड खरीदता है, उनकी बजाय लोग क्या करते हैं, सोने में निवेशक और उपभोक्ता दोनों ही खरीदते हैं। यानी सोने में जो पैसा कौन कौन लगाता है, जो निवेश करता है वो भी, और जो सोने का उपभोग करता है वो भी, दोनों जने सोने को खरीदने में विश्वास रखते हैं। पहली श्रेणी के लोग इसे मुनाफा कमाने के लिए खरीदते हैं। कौन से पहली श्रेणी के लोग हैं? जो निवेशक हैं, जो किसी चीज़ में निवेश करते हैं। किस लिए निवेश कर रहे हैं? पैसा लगा रहे हैं, यानी सोने में निवेश कर रहे हैं, सोने में पैसा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उससे मुनाफा कमाएंगे। तो दूसरे अपने शौक पूरा करने के लिए आजकल के जैसे उपभोक्ता हैं, भारतीय महिलाएं हैं। भारतीय घरों में सोना किस लिए खरीदा जाता है? महिलाओं के पहनने के लिए। अब तो पुरुष भी बहुत आभूषण पहनते हैं, महिलाएं आभूषण पहनती है। तो दूसरे जो उपभोक्ता हैं वो अपना शौक पूरा करने के लिए सोना खरीदते हैं। आज भारत और विदेश दोनों में ही दोनों तरह के ही खरीदार सक्रिय हैं। आज भारत और विदेश में दोनों ही तरह के खरीदार सक्रिय हैं, यानी भारत में भी और विदेशों में भी। अब विदेशों में भी सोने के आभूषण पहने जाने लगे हैं, यानी भारत में भी निवेशक है और उपभोक्ता है, और विदेशों में भी निवेशक और उपभोक्ता है जो कि सोने के खरीद में विश्वास रखते हैं। हालांकि सोने की कीमत शेयर बाजार, सरकारी बॉन्ड या अचल संपत्ति की कीमतों से अधिक प्रभावित नहीं होती है। इस बार इस कीमती धातु की कीमत इनसे टक्कर ले रही है। देखो, सोने की जो कीमत है वो अपने आप में स्थिर है। सोना अपने आप में एक महत्व की चीज़ है। वो कभी भी सरकारी बॉन्ड, जितने भी सरकार बॉन्ड निकालती है, जैसी सरकार है पोस्ट ऑफिस में वो खुलवाती है, आरडी खुलवाती है, अल्प बचत के तहत, यानी और भी बहुत सारे सरकारी बॉन्ड है, या अचल संपत्ति की जो कीमतें, अचल संपत्ति जैसे कि हमारे पास ज़मीनों में जो लोग पैसे लगाते हैं, उनसे अधिक प्रभावित नहीं होती है सोने की जो कीमत है। सोना अपने आप में एक महत्व की चीज़ है। इस बार इस कीमती धातु की कीमत इनसे भी टक्कर ले रही है, क्योंकि ज़मीनों की कीमत तो आपको पता है बहुत लगातार बढ़ती जा रही है ज़मीनों की कीमत। लेकिन समय समय पर जब जैसे अभी कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ जाए या कुछ ऐसा माहौल बन जाए, तो क्या होता है कि ज़मीनों की कीमत क्या होती है, अचानक से गिरने लगती है। इन चीज़ों की कीमत तो गिर सकती है, लेकिन बॉन्ड की कीमत भी कम हो सकती है। सरकारी बॉन्ड की जो शेयर्स में सरकारी बॉन्ड पर जो शेयर्स खरीदे जाते हैं उनकी कीमत भी कम हो सकती है। अचल संपत्ति की कीमत भी कम हो सकती है, लेकिन सोने की कीमत कभी भी कम नहीं होती। सोना सदैव अपनी जो है उछाल लिए हुए रहता है, अपनी ऊंचाइयां छूने में सदैव अग्रसर रहता है। तो जो कीमती धातु सोना है वो अचल संपत्ति और सरकारी बॉन्ड से भी टक्कर ले रहा है। भारत और चीन में औद्योगिक मांग बढ़ने से तांबा, जिंक और इस्पात की कीमतें भी पिछले 2 साल से बढ़ती जा रही है। औद्योगिकरण का जमाना है, तरह तरह की औद्योगिक कंपनियां खुल रही है, उद्योग खुल रहे हैं बड़े बड़े। तो क्या है, भारत और चीन में औद्योगिक मांग बढ़ने से उनमें धातुओं की आवश्यकता होती है। उनमें सर्वाधिक तांबा, जिंक और इस्पात, इन तीनों की कीमतें भी पिछले 2 साल से बढ़ती जा रही है। ये जो धातुएं, इनकी कीमत भी बढ़ रही है, यानी आज जो समय है उसमें धातुओं की और पेट्रोलियम की कीमत सबसे अधिक बढ़ रही है। इसी तरह पिछले 12 महीनों में सोने की कीमतों में 45% का उछाल आया है। इसके बावजूद यह वृद्धि तीसरे नंबर पर है। मतलब सोने की कीमत में 45% उछाल आया है, जबकि तांबा, जिंक और इस्पात, इनकी भी कीमत बढ़ रही है। इनकी कीमत ज़्यादा बढ़ रही है अभी। किसमें? तांबा, जिंक और इस्पात, क्योंकि औद्योगिकरण में काम आता है। सोना निवेश के काम आता है, सोना पहनने के काम में आता है। सोना हम इस तरीके से औद्योगिकरण में सोने को काम में नहीं ले सकते, क्योंकि तो बहुत महंगी धातु है और बहुत ही मतलब इन सब धातुओं के मुकाबले बहुत ही अल्प मात्रा में इस धरती पर मौजूद है। तो क्या है, सोने में की कीमत में केवल 45% का उछाल आया है। इसके बावजूद ये वृद्धि तीसरे नंबर पर है, क्योंकि तांबे ने 116% और चांदी ने 78% बढ़ोतरी दर्ज की है। सोने ने 45%, तांबे ने 116 और चांदी ने 78% बढ़ोतरी दर्ज की है। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीज़ें हैं जो किसके काम आती है? औद्योगिकरण के काम में आती है। जबकि सोना क्या है, हमारे निवेश और आभूषणों के काम में आता है। ईंधन की कीमत भी मानो आग में घी का काम कर रही है। आपको सभी को पता है ईंधन की कीमत, पेट्रोलियम ईंधन है, उसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले हफ्ते तेल की कीमत $75 प्रति बैरल हो गई और यह $100 प्रति बैरल का भावावीय आंकड़ा भी छू सकती है। बच्चों, ये एक फीचर है, आप इसको समझ रहे हो। ये एक आर्थिक पत्रकारिता का सोने और धातुओं और ईंधन के ऊपर जो बनाया गया है वो एक फीचर है। वो किस तरह पत्रकार ने लिखा है कि हम इसको आसानी से समझ सकें, यानी पाठक वर्ग इसको आसानी से समझ सकें। ईंधन की कीमतें क्या है? आग में घी का काम कर रही है। पेट्रोलियम की कीमत बढ़ रही है। पिछले हफ्ते तेल की कीमत $75 प्रति बैरल, बैरल एक मात्रा होती है, तेल की इकाई होती है, और यह अब $100 प्रति बैरल का भावावीय आंकड़ा भी छू सकती है। हमारे यहाँ भी पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। खासकर भारत और चीन में तेल की कीमतों में गिरावट नहीं आई, जैसा कि आनंद राठी सिक्योरिटीज के सह उपाध्यक्ष किशोर नायर कहते हैं कि तेल की ऊंची कीमतों से आमतौर पर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आती है।
अब ये जो है क्या है, राठी सिक्योरिटीज़ के सह उपाध्यक्ष किशोर नारायण क्या कह रहे हैं कि तेल की जब कीमतें ऊंची होती है, जब तेल की कीमत ऊंची होती है तो आमतौर पर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आती है। मुद्रास्फीति यानी पैसे की, जो जिसके पास भी जो जिसको हम कह सकते हैं करेंसी, जिसको हम कहते हैं मुद्रा, जिसको हम कहते हैं, जैसे हमारे रुपया है, अमेरिका में डॉलर है, कहीं पौंड है, कहीं क्या है, उसी तरीके कहीं टका है, तो इस तरीके की जो हमारी करेंसी है उसमें मुद्रास्फीति यानी हमारी मुद्रा में क्या आता है, थोड़ा ढीलापन आता है, यानी गिरावट आती है। क्या आती है? गिरावट आती है। यानी तेल की कीमतें जब बढ़ती है तो हमारी अर्थव्यवस्था में हमारे रुपए पैसे की कीमत कम हो जाती है, इससे मुद्राओं की कीमत घटने लगती है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है रुपए, जैसे हमारे यहाँ भारत में रुपया हमारी करेंसी है तो हमारी रुपए की कीमत क्या होती है? घटने लगती है। लेकिन सोने की कीमत कभी भी नहीं घटती है। बेशक ऐसा होता है, पिछले साल डॉलर की कीमत में 3% अवमूल्यन हुआ। अवमूल्यन यानी डॉलर है जो 3% नीचे गिर गया। क्या हुआ? 3% नीचे गिर गया। हालांकि अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर बढ़ाकर मुद्रास्फीति के प्रभाव पर नियंत्रण कर लिया। हमारे यहाँ आज भी, मैंने आपको बच्चों को कल भी बताया था क्लास में कि 80 रुपये का $1 है। क्या है? $1 80 रुपये का। अमेरिका का तो एक ही डॉलर है, लेकिन हमारे यहाँ के 80 रुपये हैं। कितने हैं? 80 रुपये। तो हमारे रुपए की कीमत यहाँ गिरी हुई है, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कम हो रही है। इसका कारण यही है कि अमेरिका विकसित देश है, उसके पास पैसा बहुत अधिक है, लेकिन भारत क्या एक विकासशील देश है, विकास कर रहा है, धीरे धीरे ये भी विकसित होएगा। तब हो सकता हो एक समय ऐसा आए कि रुपए और डॉलर की कीमत दोनों बराबर हो जाए। तो ये देखो, जब डॉलर की कीमत में अवमूल्यन हुआ यानी डॉलर की कीमत नीचे गिरी तो तुरंत अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक जो भी था उसने ब्याज दर बढ़ा दी। क्या कर दी? डॉलर के ऊपर ब्याज दर बढ़ा दी और मुद्रास्फीति के प्रभाव पर नियंत्रण कर लिया। लेकिन हम यहाँ भारत में ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भारत क्या है, विकासशील देश है और भारत में गरीबी बहुत अधिक है। इस चक्कर में यदि हमारे रुपए की कीमत यदि गिरती है, हमारे रुपए की कीमत गिरती है तो हम उस पर ब्याज दर नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, जैसे ही उसके डॉलर का अवमूल्यन हुआ उसने तुरंत ब्याज दर बढ़ा दी। लेकिन चूंकि पिछले कई दशकों से तेल के नए स्रोत की खोज नहीं हो पाई है और तेल की मात्रा बढ़ाना लंबी और व्ययसाध्य प्रक्रिया है। देखो, हमारे यहाँ, हमारे भारत में देखो या हमारे विश्व में कहीं भी देखो, जो तेल है ज़्यादा करके पेट्रोलियम ईंधन है जो अरब कंट्रीज से आता है। कुछ मात्रा में रूस से भी आता है, लेकिन अधिक से अधिक मात्रा में कहाँ से आता है? अरब कंट्रीज से आता है। अब बच्चों, ये जो तेल है ये बनता नहीं है, इसको कृत्रिम रूप से बनाया नहीं जाता। प्राकृतिक रूप से हमारी प्रकृति में खाते खाते तो चीज़ भी, एक कुआं भी खाली हो जाता है। तो अब यदि हम इसको काम में लेते रहेंगे तो ख़त्म होना ही है। नए तेल की जो कुएँ हैं उनकी खोज नहीं हो पाई और तेल की मात्रा बढ़ाना, सबके पास 4 व्हीलर है, किसी के पास 2 व्हीलर है। आजकल साइकिल लोग रखना अपने मतलब शान के खिलाफ समझते हैं, लोग साइकिलों से चलते नहीं है, लंबी दूरी की है, सबके पास 4 पहिए की गाड़ी होती है। तो सब क्या करते हैं, एक व्यक्ति जिस गाड़ी में 5 जने बैठ सकते हैं उसमें एक व्यक्ति बैठ के जाता है। तो तेल की जो मात्रा है वो तो घटेगी ना, कब तक तेल निकलता रहेगा। तो यह लेखक ये कह रहे हैं कि तेल की मात्रा बढ़ाना लंबी और व्ययसाध्य प्रक्रिया है। यदि हम तेल की मात्रा बढ़ाएंगे तो कितना पैसा देंगे, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? तेल की कीमतों में जल्दी गिरावट के आसार नहीं है और केंद्रीय बैंक मुद्रा की आपूर्ति से छेड़छाड़ करके इससे होने वाली मुद्रास्फीति का मुकाबला नहीं कर सकते। कि भाई तेल की जो कीमत है वो तो कम होगी नहीं, और यदि हम क्या करेंगे, ऐसे ही व्ययसाध्य कर सकेंगे तो मुद्रा की कीमत तो गिरेगी ना, रुपए की कीमत तो तेल के मुकाबले गिरती जाएगी। यानी डॉलर और यूरो जैसी मुद्रा के मूल्य में भी अभी और गिरावट अवश्य भावी है। क्यों? क्योंकि तेल की कीमतें सदैव बढ़ेगी और उनके मुकाबले रुपये हुआ, डॉलर हुआ, जो भी मुद्रा है उनकी कीमत अवश्य गिरेगी। इससे दुनिया भर के समझदार निवेशक क्या कर रहे हैं, डॉलर प्रभावित निवेश मसलन यानी सरकारी बॉन्ड और प्रतिभूति से पैसा निकालकर कहीं और, जी हाँ, आपका अनुमान बिल्कुल सही है, सोने में निवेश करेंगे। अब क्या करेंगे, जो सरकारी बॉन्ड खरीद रहे हैं पैसे से, क्या कर रहे हैं, सरकारी बॉन्ड खरीद रहे हैं या फिर शेयर्स खरीद रहे हैं, तो लोग ये नहीं खरीदेंगे। क्या करेंगे, अब लोग सोने में निवेश करेंगे। किस में करेंगे? गोल्ड में निवेश करेंगे, यानी गोल्ड को खरीदेंगे, सोने को, क्योंकि सोने की कीमत कभी कम नहीं होगी। उनका तर्क यह है कि मुद्रास्फीति से बचने के लिए इससे बढ़िया ढाल और क्या चाहिए, यानी पैसे का अवमूल्यन हो रहा है, मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है, जो करेंसी है, मुद्रा को अंग्रेजी में हम करेंसी कह रहे हैं, यानी मुद्रा जो कि क्या हो रही है, जिसमें गिरावट आ रही है, उससे बचने के लिए सबसे बढ़िया ढाल क्या है कि सोने में यानी गोल्ड में निवेश करना। किस में निवेश करना? सोने में निवेश करना। सोना खरीदना या बैंक में सोना रखना, या सोने को, जो निवेशक होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोने को खरीदते हैं और खरीद करके कहीं कहीं ब्याज दर पर उसको रख देते हैं।
जब सोने की कीमतें कुलांचे भर रही है तो नए निवेशक भी इस ओर बूढ़ रहे हैं। कुलांचे भर रही है यानी ऊपर की ओर उछाल ले रहा है सोना, तो नए निवेशक भी क्या कर रहे हैं, सोने में पैसा निवेश कर रहे हैं, यानी सोने में पैसा लगा रहे हैं। पिछले साल विश्व स्वर्ण परिषद ने एक निवेश योजना शुरू की थी जिसे गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड नाम दिया गया था। देखो आजकल आपने देखा है एक टीवी पर ऐड आते हैं गोल्ड लोन के ऊपर, यानी गोल्ड अपना रख दो सुरक्षित और उसके ऊपर तुम लोन ले लो, और वो लोन का जो पैसा है वो तुम फिर बहुत कम ब्याज दर से तुमको चुकाना पड़ेगा, और जब तुम उसको चुका दोगे तो अपना गोल्ड वापस ले सकते हो। बाजार भाव से गोल्ड के ऊपर लोन मिलता है कि गोल्ड का अभी क्या भाव चल रहा है, उसी भाव से हमको क्या मिलता जाता है, लोन मिलता जाता है, और उसी भाव से ब्याज दर चलती जाती है। उसी प्रकार पिछले साल विश्व स्वर्ण परिषद ने एक निवेश योजना शुरू की। क्या निवेश योजना की, जिसे गोल्ड एक्सचेंज ट्रेंड फंड नाम दिया गया। यह एक तरीके का म्यूचुअल फंड है। क्या है, एक तरीके का म्यूचुअल फंड है जहाँ प्रत्येक इकाई का मूल्य 1 आउंस सोने का 10वां हिस्सा है। ये बच्चों आर्थिक पत्रकारिता की भाषा है कि ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड आप सभी जानते हो जहां प्रत्येक इकाई का मूल्य 1 आउंस सोने की जो मात्रा होती है उसको आउंस जो कहते हैं, जैसे प्रति 10 ग्राम ऐसे करके 1 आउंस सोने की मात्रा है, उसका ये 1/10वां हिस्सा हमको म्यूचुअल फंड के रूप में प्राप्त होता है। विश्व स्वर्ण परिषद की भारत शाखा के प्रबंधक निदेशक संजीव अग्रवाल कहते हैं, जब से यह फंड लंदन और न्यूयॉर्क में उतारा गया है, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स ने 500 टन सोना उगा लिया है। यानी पब्लिक ने, जनता ने, जब से ये लंदन और न्यूयॉर्क में ये फंड गया है विश्व स्वर्ण परिषद का, तब से अब तक गोल्ड म्यूचुअल फंड ने 500 टन सोना उगा लिया। यानी जो ये गोल्ड म्यूचुअल फंड है इसमें लोगों ने 500 टन सोना अपना जमा करा दिया, और उस सोने के बदले उसमें निवेश करके उसके बदले में इन्होंने जितनी भी ब्याज दर से जो भी म्यूचुअल फंड इनको मिला है, अपन ने पिछले पेज पे देखा कितने आउंस के ऊपर कितना ब्याज मिलेगा इनको, तो वो सब पब्लिक को मिल रहा है। तो पब्लिक ने क्या किया है, जनता ने क्या किया है, जनता ने अपना 500 टन सोना है जो इस फंड में जमा करा दिया है। इसके अलावा सोने में निवेश करने वाले निवेशक गहनों, सोने की छड़ों और गिन्नियों में ही निवेश नहीं कर रहे हैं, वे MCX और NCDX जैसी कमोडिटी एक्सचेंज के जरिए सोने के डीमैट स्वरूप में भी निवेश कर रहे हैं। देखो बच्चों, पत्रकारिता की ये भाषा है आर्थिक पत्रकारिता की, कि लेखक यहाँ कह रहा है सोने में निवेश करने वाले लोग केवल गहने ही नहीं खरीद रहे, केवल सोने की छड़ी या सोने की गिन्नियाँ या बिस्किट ही नहीं खरीद रहे, वे MCX और NCDX जैसी कमोडिटी एक्सचेंज के जरिए सोने के डीमैट स्वरूप में भी निवेश कर रहे हैं। ये सोने का डीमैट स्वरूप है, उसमें भी वो पैसा लगा रहे हैं। आप देखो, निवेशक गोल्ड फ्यूचर्स, भविष्य में सोने की कीमत बढ़ने की शर्त। सभी को पता है भविष्य में सोने की कीमत बढ़ेगी। बच्चों, लोग अनुमान भी लगाते हैं, अनुमान के आधार पर ये बताया जाता है में भी निवेश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, हमने सोना किस लिए खरीदा है, क्योंकि हमको पता है भविष्य में इसकी कीमत बढ़ेगी, तो हम इस तरह अपने पैसे से, हमारे पास जो बचत है हमारी, उससे हम सोना खरीद सकते हैं। क्योंकि रुपए की कीमत का कोई पता नहीं, कब रुपए की कीमत या मुद्रा की जो कीमत होती है कब गिर जाए, कब उसमें मुद्रास्फीति आ जाए। इसके लिए उन्हें सिर्फ 4% मार्जिन का ही भुगतान करना होता है। देखो बच्चों, ये क्या करते हैं, जैसे अपना सोना खरीद करके दे देते हैं और उसके बदले में उसको 4% ब्याज देते हैं। इससे न सिर्फ भारी मात्रा में खरीद हो रही है, इसी वजह से कीमतें भी बढ़ रही है, बल्कि ये सुरक्षित भी है। इससे लूटपाट और बैंक डकैती में सोना गंवाने से भी बचा जा सकता है। यदि हम बैंक में सोना जमा कराते हैं, अपना सोना बैंक में रखते हैं, बैंक को हम किराया भी देते हैं, लॉकर में रखते हैं जब, और इसके अलावा यदि हम घर में रखते हैं तो डकैती हो सकती है, लूटपाट हो सकती है। उससे बेटर लोगों ने क्या किया है कि निवेशक गोल्ड फ्यूचर्स में भी निवेश कर सकते हैं, यानी भविष्य में सोने की कीमत बढ़ेगी, ये सोच करके हम क्या करते हैं, अपना सोना गिरवी रख देते हैं। इसके लिए 4% का मार्जिन जो रखेगा उसको देना पड़ेगा। इससे न सिर्फ भारित मात्रा में खरीद हो रही है, इसी वजह से कीमतें भी बढ़ रही है, और यह सुरक्षित भी है। इससे क्या है, ना तो बैंक लॉकर में सोना रखना पड़ता है और ना ही घरों में सोना रखना पड़ता है। यानी एक तरीके से ये शेयर्स है, क्या है, सोने के शेयर्स हैं। सोने के नाम से, सोने के भाव से जो खरीदे गए शेयर्स हैं, कंपनियों को उसके पैसे दे देती है पब्लिक, और उस पर 4% का मार्जिन देती है, और जब उनके भाव बढ़ते हैं तो उसी हिसाब से कंपनी उनको पैसे वापस करती है। तो इससे क्या होता है, इससे एक तो फायदा होता है, और दूसरा क्या है, मार्जिन भी होता है। इससे लूटपाट और बैंक डकैती में सोना गंवाने से बचा जा सकता है। एक तरह से ये कर की दृष्टि से भी एक बेहतर विकल्प है। भाई, हमने हमारा सोना किसी सरकारी कंपनी में गिरवी रख दिया, सरकार को गिरवी रख दिया हमने,
शेयर्स में लगा दिया, सरकार की सरकारी शेयर्स में यदि हमने लगा दिया और हमसे वो 4% का मार्जिन ले रहे हैं, और जब उसकी कीमतें बढ़ेगी तो उल्टा हमको वहाँ से पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। शेयर मार्केट में जो लोग रुचि रखते हैं वो इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस दृष्टि से ये क्या एक बहुत बेहतर विकल्प है कि ना तो हमारे पास, हम अपने पास रखते हैं सोने को, ना ही बैंक में रखते हैं, तो जो लूटपाट डकैती से भी बचा जा सकता है, और हमको कर की दृष्टि से यानी कि हमारा जो इनकम टैक्स लग रहा है उससे भी हम बच सकते हैं। जैसा कि बताते हैं, इस पर अल्प अवधि पूंजी लाभ कर ही लगता है, जबकि आभूषण या डीमैट गोल्ड पर अतिरिक्त संपत्ति कर लगता है। जो ये वाला, कौन से वाला, जो हमने शेयर्स में जो लगाया है पैसा, मतलब जो गोल्ड को हमने शेयर्स में लगा दिया है, जो गोल्ड हमारे पास नहीं है, जो कंपनियों को शेयर्स के रूप में हमने दे दिया है, उस पर क्या है, कर की दृष्टि से यानी उस पर टैक्स तो नहीं लगेगा, और टैक्स लगेगा तो बहुत कम लगेगा। अल्प अवधि पूंजी लाभ कर ही उसके ऊपर लगता है। और जबकि आभूषण हो हमारे पास या डीमैट गोल्ड हो, अब तो हमारी सरकार ने कुछ नियम निकाल दिए हैं कि इतने लाख तक का सोना अपने पास रखो तो उसकी स्लिप रखो, इतने लाख तक का सोना आप रखते हो तो उसकी अनुमति लो। इस तरीके के कुछ नियम हमारी सरकार ने बना रखे हैं, जबकि आभूषण या डीमैट गोल्ड पर अतिरिक्त संपत्ति कर भी लगता है। जाहिर है मांग कम ही नहीं हो पा रही है। बाजार का नियम है कि मांग की तुलना में आपूर्ति कम हो तो निष्कर्ष की सहज ही कल्पना की जा सकती है। अब क्या है, सोने की मांग कम नहीं हो पा रही है। आपने देखा, पिछले पेज पे हमने देखा था कि पहले भारत में जो सोना था उसी से लोगों की आपूर्ति हो जाती थी, लेकिन कितना टन सोना भारत अब विदेशों से भी आयात कर रहा है या मंगवा रहा है। तो जब तक मांग की कमी ही नहीं हो पा रही, तो बाजार का क्या नियम होता है, मांग की तुलना में आपूर्ति कम हो तो निष्कर्ष की सहजी कल्पना की जा सकती है। हम कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं उसी चीज़ को खरीद रहे हैं, और यदि सबको बराबर मांग पूरी होती जा रही है, यदि मांग पूरी होती जा रही है तो उस चीज़ की कीमत कहाँ रह जाएगी। यानी कीमत जब होती है जब उसकी कमी हो जाए। तो यहाँ लेखक ये बता रहे हैं कि मांग की तुलना में जब आपूर्ति कम हो, यानी कम मिले, हमको जितना लोग चाह रहे हैं उससे कम मिले, तो निष्कर्ष की सहजी कल्पना की जा सकती है कि कितनी मांग और अधिक है इसकी, यानी भारी मूल्य वृद्धि हो सकती है उस चीज़ में। क्या हो सकती है, भारी मूल्य वृद्धि हो सकती है, भारी उछाल आ सकता है। उस धातु हो चाहे कोई चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, उसमें क्या हो सकता है, तेजी आ सकती है। विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादन करने वाला देश दक्षिण अफ्रीका में भी अब कम उत्पादन कर रहा है। सन 2005 में इसका सोना उत्पादन गिरकर 300 टन हो गया, जबकि उससे पिछले साल ये आंकड़ा 346 टन था। विश्व में सबसे अधिक सोना कहाँ मिलता है, दक्षिण अफ्रीका में मिलता है। तो ये क्या है, पहले 2005 में इसके सोने का उत्पादन कितना था, 300 टन हो गया, यानी 2005 में 300 टन ही सोना उत्पादित कर रहा था, जबकि उससे पिछले साल ये आंकड़ा 346 टन का था, यानी इसका उत्पादन भी कम हो गया। तो इसका उत्पादन कम हुआ दक्षिण अफ्रीका से, तो बाकी जगह सोना जाना कम हो गया, सोना जाना कम हो गया, तो मांग तो उतनी ही रही, लेकिन आपूर्ति कम होने से हमको निष्कर्ष निकल के हमारे सामने आ गया कि लोगों को कितना सोना, मतलब उसमें निवेश करने के लिए चाहिए और उसकी कीमत में कितना उछाल आएगा। कोटक कमोडिट सर्विसेज में कमोडिटीज विश्लेषक राघवन सुंदर राजन इसकी व्याख्या करते हैं। अब वो बता रहे हैं ये क्या चीज़ है। इस साल कीमत बढ़ने की वजह एंग्लो गोल्ड अशांति की 2006 की यह घोषणा थी कि सन 2006 में सोने का उत्पादन घट जाएगा और 2004 में ही स्थिर हो पाएगा। सोने की मांग की कीमत, मांग की जो बढ़ी, वो मांग क्यों बढ़ी, इसलिए बढ़ी क्योंकि कोटक कमोडिट सर्विसेज में कमोडिट विश्लेषक राघवन सुंदर राजन ने इसकी व्याख्या की, और उन्होंने बताया कि लोगों ने अचानक सोना खरीदना इसलिए शुरू किया क्योंकि एंग्लो गोल्ड अशांति की 2006 की क्या घोषणा थी कि सन 2006 में सोने का उत्पादन क्या होगा, घट जाएगा। तो अपने को लगता है ना ये चीज़ भी बाद में मिलेगी नहीं, तुरंत खरीद लो, क्या कर लो। लोगों की, मतलब मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति होती है कि ये चीज़ खत्म हो जाएगी, इसको मैं पहले खरीद के रख लूँ या इसका स्टॉक करके रख लूँ। वही हाल जनता का हुआ, और उन्होंने क्या किया, मांग बहुत अधिक करनी शुरू कर दी सोने की, और मांग और आपूर्ति पूरी हुई नहीं, इसलिए सोने की क्या हुआ, भाव में तेजी आ गई। तो सन 2006 में सोने का उत्पादन घट जाएगा, ये 2007 में ही जा करके स्थिर हो पाएगा। इसलिए थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के अलावा सोने की कीमतों में जल्दी ही गिरावट आने वाली नहीं है। इसलिए सोने की कीमत में अब जल्दी गिरावट आने वाली, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो सोने की कीमत में रहता ही है। गीतांजलि ग्रुप के प्रबंध निदेशक मेहुल चोकसी भी मानते हैं कि अर्थशास्त्री अब यह तथ्य मानने को बाध्य होने लगे हैं कि हर तरह की संपत्ति की कीमत साथ साथ बढ़ने लगी है। जो अर्थशास्त्री है, जो धन से संबंधित, मूल्य से संबंधित चीज़ों की व्याख्या करते हैं, वो क्या है, वो अब ये मानने लगे हर तरह की संपत्ति की कीमत है, अब वो क्या है, साथ साथ बढ़ने लगी है। धीरे धीरे हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। आप ज़मीन के प्लॉट की कीमत देखो, आप धातुओं की कीमत देखो, आप वस्त्र बाजार जो है उसमें जाके के वस्त्रों की कीमत देखो, यानी हर चीज़ की कीमत की धीरे धीरे अब बढ़ती जा रही है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो वैसे तो शेयर बाजार और सोने की कीमतों में कोई सीधा संबंध नहीं माना जाता है।
शेयर बाजार और सोने की कीमतों में कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन आज ये एक सच्चाई है, दोनों साथ साथ नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोनों, सोना और शेयर साथ साथ चल रहे हैं। अपन ने पहले पढ़ा ना, कंपनियां सोने के भाव से शेयर्स देती हैं। क्या करती है, तो कंपनियां सोने के भाव से शेयर्स देती है, जिसमें 4% जनता से मार्जिन लेती हैं। क्या करती है, 4% जनता से मार्जिन लेती है, और जैसे भाव बढ़ता है उसी हिसाब से जनता को ब्याज देती है। तो ये सोने के निवेशकों के लिए चिंता का विषय कतई नहीं होना चाहिए। कई खरीदार तो शर्त लगा रहे हैं कि दोनों का बढ़ना जारी रहेगा, यानी सोना चमक के साथ मुनाफे की सुगंध भी बिखेरता रहेगा। सोने के नाम से जो शेयर्स खरीदते हैं, तो यहाँ दोनों साथ साथ सोना भी और शेयर्स भी, शेयर्स के भाव भी बहुत ऊंचे चल रहे हैं। यह सोने के निवेशकों के लिए चिंता की कतई विषय नहीं है। मतलब सोने में जिन्होंने निवेश किया है, जिन लोगों ने सोना खरीद करके अपना पैसा सोने में लगा दिया, उनको बिल्कुल चिंता नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कई खरीदार क्या शर्त लगा रहे हैं, लोग इस शर्त के ऊपर सोना खरीद रहे हैं कि दोनों का बढ़ना जारी रहेगा, यानी शेयर्स की कीमत और सोने की कीमत, दोनों की कीमत बढ़नी जारी रहेगी, यानी सोना चमक के साथ मुनाफे की सुगंध भी बिखेरता रहेगा। सोना क्या है, जैसे सोने की चमक बहुत अच्छी होती है, पीले रंग का सोना बहुत तेज़ी से चमकता है, उसी प्रकार ये अपनी सुगंध भी बिखेरता रहेगा। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ सोने के उतार चढ़ाव पर एक विश्लेषण देखा और एक विशेष लेखन देखा। यानी विशेष लेखन का जो विश्लेषण है वो एक फीचर के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया कि सोने में किस तरह, मतलब सोने ने ऊंचाई छुई और किस प्रकार की मुद्रास्फीति हुई सोने की वजह से पैसे में गिरावट आई और सोने ने ऊंचाइयां छू। उसी प्रकार हमने पेट्रोलियम ईंधन के बारे में भी पढ़ा, और लोगों का ये मानना है कि जो लोग सोने में निवेश कर रहे हैं, यानी सोने में, गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं, वो कभी भी क्या नहीं होंगे, घाटे में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि सोना चमक के साथ साथ मुनाफे की सुगंध भी सदैव बिखेरता रहेगा। ये एक विश्लेषण रूपी फीचर यहाँ लिखा गया है। आप इसको बच्चों पढ़ो और पढ़ करके इसकी जो भाषा है उसको समझने का प्रयास करो। अब आगे देखो, खेल। अब पत्रकारिता के हम विशेष लेखन पढ़ रहे हैं, अब हम खेल के बारे में पढ़ेंगे। हमने आर्थिक के बारे में पढ़ा है, 2 पृष्ठ आते हैं, आर्थिक पर ही पृष्ठ आता है, खेल पृष्ठ आता है। आर्थिक पृष्ठ में हमने कारोबार और व्यापार के बारे में पढ़ा, मंडी में जो तिल है, दलहन है, उनके बारे में जाना, इसके साथ सोने के बारे में जाना। अब हम खेल के बारे में जानेंगे, खेल पृष्ठ पर क्या किस प्रकार लिखा जाता है। खेल का क्षेत्र ऐसा है जिसमें अधिकांश लोगों की रुचि होती है। खेल हर आदमी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। आपको पता है लोगों में क्रिकेट का कितना भारी बुखार है। हालांकि क्रिकेट हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन लोगों में जो क्रिकेट का जो मतलब कि रुझान है क्रिकेट की तरफ, कि लोग अपना काम वाम सब छोड़ करके क्रिकेट में, यानी जो चल रहा है गेम, जिसको टीवी पर बहुत सारे लोग सड़कों पर भी खड़े होकर के देखने लगते हैं। तो खेल का क्षेत्र ही एक ऐसा होता है जिसमें सभी लोगों की रुचि होती है, और खेल हर आदमी के जीवन में ऊर्जा का एक नया संचार करता है। बचपन से हमारी विभिन्न खेलों में रुचि होती है, और हम में अधिकांश के भीतर एक खिलाड़ी जरूर होता है। हर बच्चे में एक खिलाड़ी होता है, चाहे वो बड़ा होकर उसका खिलाड़ीपन कम हो जाता है, लेकिन हर छोटा बच्चा जो थोड़ा थोड़ा ग्रो होने लगता है, यानी कि बड़ा होने लगता है, उसके अंदर एक खिलाड़ी होता है। जीवन की भागदौड़ और दूसरी जिम्मेदारियों की वजह से खिलाड़ी बेशक कहीं दब जाता है। जो बच्चे का खिलाड़ीपन है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है और एक बड़ा जिम्मेदार इंसान बनता जाता है, तो उसका खिलाड़ीपन है जो कहीं ना कहीं दब जाता है, वरना हर इंसान के अंदर एक खिलाड़ी मौजूद रहता है। लेकिन खेलों में दिलचस्पी बनी रहती है, इसलिए आप देखेंगे क्रिकेट हो या हॉकी हो, टेनिस हो या फुटबॉल, ओलंपिक हो या एशियाई खेल, ये सब एक उत्सव बन जाते भाई बच्चा है, हर बच्चे में खिलाड़ीपन होता है, और जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी खिलाड़ीपन तो उसका दब जाता है, लेकिन उसकी दिलचस्पी उसमें बनी रहती है। बड़े बड़े लोग होते हैं, वो भी क्या करते हैं, क्रिकेट हो, हॉकी हो, टेनिस हो, फुटबॉल हो, ओलंपिक के जितने भी गेम हो, एशियाई गेम हो, सब देखते हैं बैठ के। बहुत सारे लोग इनमें रुचि लेते हैं, और ये सब क्या है, एक तरीके से हमारे लिए उत्सव बन जाते हैं, क्योंकि सब टेलीविज़न के आगे बैठ जाते हैं, और फिर क्या होता है, इन गेमों को देखते हैं, इन खेल को देखते हैं, और देख करके क्या अपना मनोरंजन करते हैं। कई खेल तो देश की संस्कृति में रच बस जाते हैं, और इसलिए उन खेलों के बारे में पढ़ने वालों और उसे देखने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। कई जो लोकल खेल होते हैं, लोकल जैसे हमारे यहाँ राजस्थान का एक लोकल खेल है, क्या है, कबड्डी, तो गाँव में खेला जाता है। तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, इसको देखने के लिए बहुत अधिक संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं। विद्यालयों में भी बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, इंटर जो स्कूल कंपटीशन होते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन होते हैं, इसके अलावा बहुत सारी प्रतियोगिताएँ होती है। तो खेलों में क्या है, खेलों के बारे में पढ़ने वाले और उसे देखने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। खेलों में खेल पृष्ठ में पढ़ते हैं ना लोग, जो पढ़ने वाले होते हैं। इसलिए हैरत की बात नहीं है कि अखबारों और दूसरे माध्यमों में खेलों को बहुत अधिक महत्व मिलता है।
अखबारों में भी खेल प्रश्न आता है, लोग पढ़ते हैं कि कहाँ कौन कौन से खेल हो रहे हैं, किसने किसको हराया, किसने किसको जीता। इसके अलावा दूसरे माध्यम, रेडियो पे भी हम खेल समाचार सुनते हैं, टीवी पर भी हम खेल समाचार सुनते भी हैं और देखते हैं। और टीवी पर तो बहुत सारे ओलंपिक, एशियाई और उनका सीधा प्रसारण होता है। रेडियो पे कमेंट्री भी सीधी सुनाई जाती है और अखबारों में उनके बारे में सविस्तार वर्णन दिया जाता है। सभी समाचार पत्रों में खेल का 1 या 2 पृष्ठ होते हैं और कोई भी टीवी और रेडियो बुलेटिन खेलों की खबर के बिना पूरा नहीं होता है। यानी खेल समाचार अलग से भी आते हैं और इसके अलावा सामान्य समाचार के साथ भी खेल समाचार बतलाए जाते हैं। यही नहीं, समाचारों माध्यमों में खेलों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। जो खेल हो रहे हैं आजकल, देखो हर देश अपने देश के खिलाड़ियों को बहुत ही क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे यहाँ से भी, भारत से भी बहुत तरह तरह के खेल खेले जा रहे हैं। जो हमारे यहाँ के खिलाड़ी है, एशियाई में भी जा रहे हैं, एशियाड में जा रहे हैं, ओलंपिक में जा रहे हैं, क्रिकेट के क्षेत्र में, हॉकी के क्षेत्र में। अब तो महिलाएं भी बहुत आगे इसमें जा रही है। तो समाचार माध्यमों में खेलों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। समाचार पत्रों पत्रिकाओं में खेलों पर विशेष लेखन, खेल विशेषांक और खेल परिशिष्ट प्रकाशित हो रहे हैं। इसी तरह टीवी और रेडियो पर भी खेलों के विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, समाचार पत्र और पत्रिकाओं में तो खेलों पर विशेष लेखन, और अब देखो हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी खेलों के बारे में पूछा जाता है। कौन सा खेल कब खेला गया, किसने कितना रिकॉर्ड बनाया, या कौन से खेल को मतलब भारत में कब स्वर्ण पदक मिला, या किस व्यक्ति के द्वारा ये स्वर्ण पदक जीता गया, किसके अंतर्गत जीता गया। तो हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, प्रतियोगिताएं जो परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में भी क्या होता है, खेल से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसके अलावा समाचार पत्र और पत्रिकाओं में खेलों पर विशेष लेखन आता है, खेल विशेषांक आता है, खेल परिशिष्ट भी अब प्रकाशित हो रहे हैं अलग से। जैसे परिवार परिशिष्ट है, महिला परिशिष्ट है, इस स्वास्थ्य परिशिष्ट है, उसी तरह एक खेल परिशिष्ट भी अलग से प्रकाशित होता है। और इसी तरह टीवी और रेडियो पर भी खेलों के विशेष कार्यक्रम अब प्रसारित किए जाते हैं। अब तो स्पोर्ट्स का एक चैनल भी अलग से चलता है, जो खेलों का जो चैनल है वो भी एक अलग से चल रहा है। तो देखो बच्चों, आज हमने यहाँ सोने के ऊपर, जो आर्थिक पत्रकारिता में सोने के जो फीचर है उसके ऊपर हमने देखा, उसका विश्लेषण हमने देखा। साथ ही हमने खेलों के बारे में जाना। खेलों के बारे में जो हमारा बकाया रह गया उसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए और पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।